दोस्तों गुड इवनिंग। आज बात करते हैं दोस्तों मैग्नेट की। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैग्नेट। मैग्नेट से चुंबक कहते हैं दोस्तों, और इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, अपन ये देखते हैं कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर 2500 ईस्वी पूर्व एक मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक जो गडरिया होता है दोस्तों, गडरिया भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया को एक विशेष पत्थर मिला। क्या मिला? एक विशेष पत्थर मिला। और इस पत्थर का क्या नाम दिया अपन ने? ये जो विशेष जो पत्थर मिला इसको अपन लोड स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड स्टोन कहते हैं। ये लोहे के ऐसक के रूप में मिला, लोहे के ऐसक के रूप में मिला, Fe3O4 के रूप में। और इस पत्थर को अपन ने लोड स्टोन कहा। इस पत्थर की क्या विशेषता थी? ये है लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता था। 2500 ईस्वी पूर्व दोस्तों एक गडरिया था बकरी चराने वाला। उसको मैग्नीशिया प्रांत में जब वो बकरियां चरा रहा था दोस्तों, तो इसको एक विशेष पत्थर मिला। और उन्होंने देखा कि उनके पैरों की जो जूते थे, जूतों की कीलों के ये पत्थर चिपक रहा था। तो उसको पता नहीं था। उसने वो पत्थर ले जाके सभी लोगों को बताया, तो लोग अचंभित हुए, भाई ये कैसा पत्थर है। और जब उस पत्थर को धागे से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, तो स्वतंत्रता पूर्वक जब लटकाया दोस्तों इस पत्थर को, तो इसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा किधर ठहरा था? दक्षिण दिशा की ओर। एक सिरा पृथ्वी के उत्तर की ओर और दूसरा सिरा इस पत्थर का, इस लोड स्टोन का किधर ठहरता था? इस पत्थर का दूसरा सिरा उत्तरी दिशा में ठहरता था। किस दिशा में ठहरता था दोस्तों? उत्तरी दिशा में। जो सिरा उत्तरी दिशा में इस पत्थर का ठहर रहा था उसे उत्तरी ध्रुव नाम दे दिया, और जो सिरा दक्षिणी दिशा में इसका ठहर रहा था उसे दक्षिणी ध्रुव नाम दे दिया। तो 1830 में जाके पता नहीं था दोस्तों कि ये पत्थर है क्या है। तो उस पत्थर को गडरिया जब वैज्ञानिकों के पास ले गया, तो 1830-31 के दशक में माइकल जो फेराडे था अपना, माइकल फेराडे व दूसरा वैज्ञानिक था मैक्सवेल। माइकल फेराडे व मैक्सवेल को जब इस पत्थर को दिया वैज्ञानिक को, तो मैक्सवेल ने ये जो पत्थर मिला था लोड स्टोन, ये कहाँ मिला? मैग्नीशिया में मिला। तो इसलिए मैक्सवेल ने इस पत्थर को, मैग्नीशिया में मिला इसलिए इस पत्थर को मैक्सवेल ने मैग्नेट का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? मैग्नेट। किसका नाम दिया? मैग्नेट का नाम दे दिया। जब से दोस्तों इस चुम्बक का नाम, मैग्नेट का नाम चुम्बक है, या चुम्बक का नाम मैग्नेट है। मैग्नेट क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि ये मैग्नीशिया जगह पे मिला था इसलिए। और ये गडरिया को मिला था 2500 साल पहले। और ये विशेष पत्थर, ये एक विशेष प्रकार का पत्थर था। इसको जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, तो इसका एक सिरा पृथ्वी के उत्तर में, दूसरा दक्षिण में। जो उत्तर में ठहर रहा था उसे उत्तरी ध्रुव नाम दे दिया, दक्षिण में जो ठहर रहा था उसको दक्षिणी ध्रुव नाम दे दिया। और दोस्तों ये जो पत्थर मिला था ये कैसा था? ये प्राकृतिक मैग्नेट था। कैसा मैग्नेट था दोस्तों? प्राकृतिक मैग्नेट था। और मैक्सवेल जो वैज्ञानिक था, इसने देखा कि जब इस पत्थर को अपन गर्म करेंगे, मैक्सवेल ने देखा कि इस पत्थर को गर्म करने पर और ऊंचाई से गिराने पर यह अपना चुंबकीय गुण खो देता है, वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण खो देता है। ये भी मैक्सवेल ने उस समय बता दिया था कि यह एक विशेष प्रकार का पत्थर है, इसको आप गर्म करोगे या ऊंचाई से गिराओगे तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट के प्रकार की, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो जब ये पत्थर मिला दोस्तों, तो जो ये
सर्वप्रथम मैग्नीशिया में जो ये मैग्नेट मिला, इसको सबसे पहले दो भागों में बांट दिया। एक प्राकृतिक चुम्बक, दूसरा कृत्रिम चुम्बक। एक प्राकृतिक चुम्बक दोस्तों, दूसरा कौन सा? कृत्रिम चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट। जो प्रकृति, वह मैग्नेट या वह चुम्बक जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है उसे प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। जो खानों से खोद कर निकाला जाता है या पहाड़ों से जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो प्राकृतिक चुम्बक क्या था? जो उस गडरिया को जो मिला था मैग्नीशिया जगह पे, वो प्राकृतिक चुम्बक था दोस्तों। उसका क्या नाम था? लोडस्टोन नाम था। क्या नाम था? लोडस्टोन। स्टोन पत्थर से कहते हैं, और लोड मानी वजन जिस चीज में होता है उसे लोड कह देते हैं। तो लोड स्टोन यानी वजनदार पत्थर। और ये लोड स्टोन जो पत्थर था ये लोहे का ऑक्साइड था, लोहे का ऐसा क्या ऑक्साइड था, इसलिए इसका नाम रख दिया था Fe3O4। ठीक है दोस्तों, ये जो प्राकृतिक चुम्बक मिला मैग्नीशिया जगह पर मिला था। अब कृत्रिम चुम्बक की बात करें। इस प्राकृतिक चुम्बक की क्या थी? इसका चुम्बकत्व। चुम्बकत्व क्या होता है? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। इसका चुम्बकत्व कम था, बहुत कम था, न्यूनतम था, या कम था, या बहुत कम था। इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे अपन। इसका कोई उपयोग नहीं था, केवल इसका उपयोग दिशा सूचक के रूप में लिया। सर्वप्रथम इसका जो उपयोग लिया वो कैसे लिया? दिशा सूचक के रूप में। भाई ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं तो ये दिशा बता रहे हैं, तो दिशा सूचक के रूप में लिया। खिलौने या छोटे चीज़ों में, ये बड़ी चीज़ों में काम नहीं आया, खिलौने में भी काम नहीं आया। तो ये केवल इससे ये सिद्ध हुआ ये मैग्नेट है, मैग्नीशिया में मिला इसलिए। उसके बाद अपन ने क्या बनाया दोस्तों? आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट था, कृत्रिम चुम्बक, वो भी अपन ने दो भागों में बांट दिया। आर्टिफिशियल मैग्नेट है वह चुम्बक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। वह चुम्बक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाया जाता है, कृत्रिम मैग्नेट कहलाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। ये भी दो भागों में बांट दिया दोस्तों आगे चल के। एक स्थायी चुम्बक और एक अस्थायी चुम्बक। स्थायी चुम्बक और अस्थायी चुम्बक। स्थायी चुम्बक से परमानेंट मैग्नेट कहते हैं दोस्तों। इससे टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। स्थायी चुम्बक से परमानेंट मैग्नेट और अस्थायी चुम्बक से टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। जो दोस्तों स्थायी चुम्बक था, स्थायी चुम्बक जो अपन ने बनाया, सर्वप्रथम स्थायी चुम्बक किस तरीके से बनाया इसकी बात करते हैं दोस्तों। स्थायी चुम्बक जो अपन ने बनाया वो अपन ने स्पर्श विधि से बनाया। अभी स्थायी चुम्बक की बात करते हैं। कृत्रिम चुम्बक दो प्रकार के हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी चुम्बक जो अपन ने सर्वप्रथम बनाया वो डीसी सप्लाई देकर भी बनाया और अपन ने कृत्रिम विधि से भी बनाया। कठोर इस्पात व कृत्रिम विधि दोनों चीजों से बनाया। और इसका चुम्बकत्व था वो काफी समय तक बना रहता था। स्थायी चुम्बक का जो चुम्बकत्व था वो कैसे बना रहता था? काफी समय तक बना रहता था। स्थायी चुम्बक परमानेंट मैग्नेट वह चुम्बक जिसका
चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। अब स्थायी चुंबक का क्या था दोस्तों, जैसे स्पीकर है, मापक यंत्र हैं, हेडफोन है, ईयरफोन जिसे कहते हैं, ये लीड कहते हैं, इन सब में जो चुंबक लगा आता है, रेडियो स्पीकर जो आते हैं, इन सब में जो चुंबक लगता है वो दोस्तों स्थायी चुंबक होता है। और स्थायी चुंबक बाजार में विभिन्न आकृतियों में उपलब्ध होता है। स्थायी चुंबक दोस्तों बाजार में विभिन्न आकृतियों में उपलब्ध होता है। और जो इसको जैसे अपन इसकी बात करें दोस्तों, तो स्थायी चुंबक की उपलब्धता जो बाजार में है, अवेलेबिलिटी जो रहती है, एक तो ये छड़ चुंबक के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है। छड़ चुंबक इस प्रकार होती है जिसके N व S दो ध्रुव होते हैं। और जो ये छड़ चुंबक है दोस्तों, ये प्रयोगशाला में काम लेते हैं अपन छात्रों को प्रैक्टिकल या परीक्षण आदि कराने के लिए प्रयोग ली जाती है। दूसरी है हॉर्स शू चुंबक। हॉर्स शू चुंबक जिसे घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं। घोड़ा नाल जो चुंबक रहती है दोस्तों इस प्रकार रहती है। ये घोड़ा नाल चुंबक होती है। और जो इसका अपन जो उपयोग करते हैं दोस्तों, हॉर्स शू चुंबक का ईयरफोन में करते हैं। ईयरफोन या स्पीकर, इसका उपयोग ईयरफोन, स्पीकर आदि में किया जाता है। इससे आगे होती है रिंग चुंबक। रिंग नुमा चुंबक होती है, जो अपनी अंगूठी होती है इस आकृति की जो चुंबक आती है उसे रिंग चुंबक कहते हैं या रिंग नुमा चुंबक कहते हैं, अंगूठी चुंबक कहते हैं। उसके बाद बेलनाकार चुंबक भी आती है दोस्तों, यू आकृति की चुंबक भी आती है। यू आकृति की चुंबक आती है जो मापक यंत्रों में यूज करते हैं। यू चुंबक मापक यंत्रों में यूज करते हैं। उसके बाद बेलनाकार चुंबक आती है दोस्तों, जो कि अपन डायनामो में यूज कर सकते हैं। डायनामो में उपयोग करते हैं, डायनामो आदि में उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थायी चुंबक आती हैं बाजार में बहुत प्रकार की आती हैं। कुछ स्थायी चुंबक विशेष आकृति की भी आती हैं दोस्तों, जो आवश्यकता अनुसार विशेष आकृति में बनाई जाती हैं, जो विद्युत मीटर या मापक यंत्र आदि के प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। कुछ विशेष आकृति चुंबक भी आती हैं जो विभिन्न यंत्रों में आवश्यकता अनुसार उनको आकृति दी जाती है। विशेष आकृति चुंबक भी स्थायी चुंबक बाजार में अवेलेबल होती हैं। और ज़्यादातर जो ये मापक यंत्र होते हैं दोस्तों, इन सभी में स्थायी चुंबक लगाई जाती है। इन सभी में कौन सी चुंबक लगाई जाती है? स्थायी चुंबक लगाई जाती है। और बेलनाकार चुंबक डायनामो आदि में उपयोग की जाती है दोस्तों, डायनामो आदि में उपयोग की जाती है। और कुछ विशेष आकृति की चुंबक होती हैं जो भी अपने बिजली के मीटर, kWh मीटर आदि में अपन उपयोग करते हैं दोस्तों। अब अपन बात करें स्थायी चुंबक बनाने की विधि। तो स्थायी चुंबक को अपन या स्थायी चुंबक के उदाहरण कौन कौन से हैं?
आयरन स्टील, कार्बन स्टील, कोबाल्ट, एल्कोनॉक्स, एल्निको, आदि स्थायी चुम्बक अपन यूज लेते हैं पीएमएमसी आदि यंत्रों में। स्थायी चुम्बकों की जो खास बात रहती है दोस्तों, इनका जो चुम्बकत्व है और ध्रुवता है वो स्थिर रहती है। चुम्बकत्व और ध्रुवता क्या रहती है? स्थिर रहती है। इनका चुम्बकत्व अपन नहीं बदल सकते, जबकि अस्थायी चुम्बक में करंट की दिशा बदल के उसकी ध्रुवता मतलब NS अपन बदल सकते हैं। स्थायी चुम्बकों की ध्रुवता अपन कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये इनका विशेष गुण होता है दोस्तों। अब अपन बात करें चुम्बक बनाने की विधियां। चुम्बक बनाने की विधि, स्थायी चुम्बक या अस्थायी चुम्बक जो अपन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? अस्थायी चुम्बक करंट के द्वारा बनाया जाता है, जब तक अपन करंट से सप्लाई देते हैं तब तक उपस्थित रहता है। तो चुम्बक बनाने की विधियों की बात करें दोस्तों, तो चुम्बक बनाने की विधियाँ, उसके बाद चुम्बक के गुण और चुम्बक के टर्म्स पढ़ेंगे। पहले चुम्बक बनाने की विधियाँ पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पहली विधि है स्पर्श विधि। जैसा कि अपन देखते हैं रेडियो का जो स्पीकर होता था दोस्तों, रेडियो के स्पीकर में पहले अपन स्क्रू को, पेचकस को यूँ रगड़ के, बार बार रगड़ के, और जब किसी स्क्रू को पकड़ते थे दोस्तों तो स्क्रू को भाग के पेचकस निकाल लाता था। पेचकस को बार बार अपन रेडियो के चुम्बक से रगड़ कर किसी आयरन स्क्रू के पास ले जाते थे, तो स्क्रू को ये आकर्षित करता था। पेचकस स्क्रू को क्या करता था? आयरन स्क्रू है ये, लोहे का पेच, तो इसको आकर्षित करता था। पेचकस क्या करता था? रगड़ने के बाद आकर्षित करता था पेचकस को। रेडियो के चुम्बक पर रगड़ने के बाद पेचकस में इस चुम्बक के गुण आ जाते थे। पेचकस को जब बार बार रेडियो के चुम्बक पे या स्थायी चुम्बक पे रगड़ेंगे दोस्तों, तो पेचकस के अंदर चुम्बक के कुछ गुण आ जाएंगे, जिन्हें हम अवशिष्ट चुम्बकत्व के गुण कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, अवशिष्ट चुम्बकत्व के गुण। और इन अवशिष्ट चुम्बकत्व के गुणों के कारण ही जब इस पेचकस को किसी लोहे के पेच के पास ले जाएंगे तो उस पेच को ये चुम्बक आकर्षित करेगा। ये जो पेचकस है उस लोहे के पेच को आकर्षित करेगा, तो इसे कहते हैं स्पर्श विधि से चुम्बक बनाना। विद्युत धारा के द्वारा चुम्बक बनाना, स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत धारा द्वारा, और तीसरा है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा चुम्बक बनाना, प्रेरण या इंडक्शन द्वारा, जिसे कि अपन इंडक्शन कहते हैं। अब स्पर्श विधि में भी तीन हैं, एकल स्पर्श विधि, द्विस्पर्श विधि और विभाजित स्पर्श विधि, मल्टी स्पर्श विधि जिसे कहते हैं, विभाजित स्पर्श विधि। इन विधियों के द्वारा दोस्तों अपन किसी छड़ को क्या बनाते हैं? चुम्बक बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं एकल स्पर्श विधि। एकल स्पर्श विधि में अपन देखें, सिंगल टच में छड़ को देखें दोस्तों, तो लकड़ी की छड़ को अपन किसी फौलाद या लोहे की छड़ पर रगड़ते हैं जब किसी चुम्बक के टुकड़े को, तो अपन पहले देखते हैं एकल स्पर्श विधि। स्पर्श विधि में पहला मेथड है चुम्बक बनाने की, जो स्पर्श विधि है, पहला मेथड है एकल स्पर्श विधि। एकल स्पर्श विधि जिसे कहते हैं सिंगल टच मेथड। एकल स्पर्श विधि में क्या होता है दोस्तों, ये कोई फौलाद या लोहे की छड़ है,
और जब इसके ऊपर चुम्बक को रगड़ा जाए दोस्तों, ये कोई छड़ चुम्बक है, इसका ये एन सिरा मान लेते हैं, ये एस सिरा। तो जब इस छड़ चुम्बक को इस पर बारी बारी से रगड़ा जाए दोस्तों, तो लोहे या फौलाद की जो छड़ है ये भी चुम्बक बन जाती है। और जिस सिरे से इसको रगड़ना चालू करते हैं अपन, इस जो छड़ चुम्बक को इस सिरे से इधर खींचते हैं, जैसे इस एन से एस की तरफ रगड़ते हैं, जैसे ये एन है ये एस है, और इस चुम्बक को इस प्रकार रगड़ते हैं, इधर की तरफ यूं रगड़ते ले जाते हैं। तो जिस सिरे से अपन छड़ चुम्बक को रगड़ना स्टार्ट करेंगे उस सिरे को एन सिरा कहेंगे, और जहां तक रगड़ेंगे उस सिरे को अपन एस सिरा कहते हैं दोस्तों। तो ये प्रक्रिया पुनरावृत्ति अपन 20 से 30 बार इसको रगड़ते हैं छड़ चुम्बक को, ये फौलाद की छड़ पर। तो 20 से 30 बार रगड़ने पर लोहे की छड़ भी चुम्बक बन जाती है। क्या बन जाती है? चुम्बक बन जाती है, उसमें चुम्बक के गुण आ जाते हैं। जब 20 से 30 बार अपन इस प्रकार रगड़ेंगे तो उसमें भी चुम्बक के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार है द्विस्पर्श विधि। इस विधि में भी अपन छड़ चुम्बक को 2 छड़ चुम्बक लेंगे। द्विस्पर्श विधि में, द्विस्पर्श विधि की बात करें दोस्तों, द्विस्पर्श विधि डबल टच मेथड। डबल टच मेथड के अंदर फौलाद व लोहे की छड़ पर 2 छड़ चुम्बक रगड़ेंगे दोस्तों। दो छड़ चुम्बक रगड़ेंगे और 2 छड़ चुम्बकों को बारी बारी से रगड़ेंगे। इस छड़ चुम्बक को इस एरिया में रगड़ेंगे और इस छड़ चुम्बक को इधर आधे भाग में बार बार अपन 20 से 30 बार रगड़ने पर लोहे या फौलाद की छड़ चुम्बक बन जाएगी। और जैसे छड़ चुम्बक का एस ध्रुव अपन रगड़ रहे हैं तो यहाँ पे एन ध्रुव बन जाएगा, और यहाँ पे एन ध्रुव को रगड़ेंगे तो यहाँ पे एस ध्रुव अपना छड़ चुम्बक में बन जाता है, लोहे की छड़ में या फौलाद में बन जाता है। तो इस प्रकार द्विस्पर्श विधि से भी दोस्तों अपन स्थायी चुम्बक बना सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि में डिवाइड टच मेथड। डिवाइड टच मेथड में अपन बहुत सारी छड़ चुम्बकों को किसी फौलाद की छड़ द्वारा, फौलाद की छड़ से रगड़ने पर, तीसरी जो विधि है विभाजित स्पर्श विधि, इसे अपन डिवाइड टच मेथड या मल्टी टच मेथड कहते हैं। तो दोस्तों इस विधि में फौलाद स्टील या लोहे की छड़ को मल्टी छड़ चुम्बकों से, बहुत सारी छड़ चुम्बकों से जब टच करते हैं, बार बार विभाजित विधियों से बार बार रगड़ने पर, विपरीत ध्रुवों को आपस में रगड़ने पर, एक दूसरे के इस प्रकार बार बार रगड़ने पर, छड़ चुम्बकों के छोटे छोटे टुकड़ों को बार बार रगड़ने पर लोहे की छड़ और फौलाद की छड़ चुम्बक बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? चुम्बक बन जाती है। और तो इसे स्पर्श या विभाजित स्पर्श विधि कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, चौथी जो चुंबक बनाने की विधि है वह है विद्युत धारा द्वारा। कौन सी विधि है दोस्तों? विद्युत धारा द्वारा। विद्युत धारा के द्वारा चुंबक बनाना। विद्युत धारा द्वारा, इस विधि के द्वारा किसी
सॉफ्ट आयरन या स्टील की छड़ पर सुपर इनेमल्ड वायर लपेटकर यदि इस पे डीसी सप्लाई दी जाए सुपर इनेमल्ड वायर लपेटकर इसे डीसी सप्लाई दी जाए, स्टील या लोहे की छड़ है तो इस पे सुपर इनेमल्ड वायर लपेटकर, सुपर इनेमल्ड का मतलब है लेमिनेटेड तार, लेमिनेटेड वाइंडिंग तार कॉपर या किसी का भी लपेटकर इसमें दोस्तों डीसी सप्लाई दी जाए तो लोहे की छड़, स्टील की छड़ चुम्बक बन जाती है, चुम्बक बन जाती है और सप्लाई हटाने पर फिर से चुम्बकीय गुण खो देती है। तो इस प्रकार जो चुम्बक बनती है लोहे की छड़, स्टील की छड़, वे विद्युत द्वारा बनती है दोस्तों। किसके द्वारा बनती है? विद्युत धारा द्वारा बनाई जाती है। और जो अपन विद्युत धारा देते हैं वो डीसी सप्लाई देते हैं तो दोस्तों अच्छी चुम्बक बनती है। एसी से भी बन जाती है परंतु डीसी सप्लाई से सॉफ्ट आयरन फीस अच्छी चुम्बक बनती है, उसका चुम्बकत्व अच्छा रहता है, काफ़ी रहता है। दूसरी अपन पांचवी विधि की बात करें इंडक्शन द्वारा, जो कि सबसे अधिक फेमस या सबसे अधिक चुम्बक बनाने की सबसे फेमस विधि है, जैसे कि अपन प्रेरण विधि कहते हैं दोस्तों। जिसे कि अपन क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं, जिसे कि और जो कि चुम्बक बनाने की व्यावसायिक विधि है। ये विधि अपन प्रयोगशाला में काम लेते हैं, लेबोरेटरी में। ये विधि प्रयोगशाला में उपयोगी होती है। जबकि जो पांचवी विधि की बात करें अपन प्रेरण द्वारा मैग्नेट बनाना, जिसे कि मैग्नेट बनाने की व्यावसायिक विधि कहते हैं। प्रेरण द्वारा या इंडक्शन द्वारा मैग्नेट बनाना, इंडक्शन के द्वारा जो मैग्नेट बनाना बताते हैं, यह है चुम्बक बनाने की व्यावसायिक विधि है। कौन सी विधि है? कमर्शियल विधि, व्यावसायिक विधि है। व्यावसायिक विधि है क्यों कहते हैं व्यावसायिक विधि कहते हैं? इसको व्यावसायिक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मर, फैन, कूलर, पंखा, मोटर सभी विद्युत डिवाइसों का मैग्नेट, सभी विद्युत डिवाइसों में मैग्नेट इसी विधि द्वारा बनता है, इसी विधि द्वारा बनता है। तो यह जो विधि है इंडक्शन द्वारा मैग्नेट बनाने की, 99% यही विधि अपन सभी डिवाइसों में यूज करते हैं। प्रेरण द्वारा ही सभी डिवाइसों में मैग्नेट दोस्तों बनता है। तो सर्वाधिक यूजफुल विधि है प्रेरण द्वारा मैग्नेट बनाना। इस विधि में अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक सॉफ्ट आयरन फीस के ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं और उसको सप्लाई से जोड़ देते हैं, चाहे एसी सप्लाई हो चाहे डीसी सप्लाई हो, दोनों पे मैग्नेट बनता है दोस्तों। डीसी सप्लाई की जो मैग्नेट बनता है उसकी ध्रुवता अपन, उसका चुंबकत्व स्थायी होता है, ध्रुवता आसानी से नहीं बदल सकते। और एसी जो सप्लाई का मैग्नेट बनता है वो परिवर्तित प्रकार का बनता है, उसकी ध्रुवता अपन बदल सकते हैं, धारा की दिशा बदलकर इसकी भी बदल सकते हैं, पर उसका चुंबकत्व थोड़ा स्थिर प्रवृत्ति का होता है। तो डीसी पे सबसे अच्छा बनता है। तो इस प्रकार एक आयरन की फीस के चारों तरफ कुंडली या सॉफ्ट आयरन की फीस को जब वाइंडिंग के बीच में रखते हैं और इसके ऊपर एक अपन दूसरा फीस रखते हैं, तो जब इसमें विद्युत सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई देने पर
ये जो फीस है सॉफ्ट आयरन फीस है, ये चुम्बक बन जाता है। सॉफ्ट आयरन फीस, सॉफ्ट आयरन टुकड़ा प्रेरण विधि के कारण चुम्बक बन जाता है। जब एक कोइल में सप्लाई देते हैं तो दूसरी कोइल में सप्लाई स्वतः उत्पन्न कहते हैं, स्वतः उत्पन्न हो जाती है, अर्थात इसमें सप्लाई देने से ये चुम्बक बनेगा और इसके चुम्बक बनने से ये जो ऊपर रखी फीस है ये स्वतः चुम्बक बन जाती है। तो इस प्रकार जो चुम्बक बनने की विधि है, ये सॉफ्ट आयरन फीस की या कोई भी स्टील रॉड की, इस प्रकार से जो चुम्बक बनने की विधि है उसे अपन प्रेरण विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेरण विधि या पोल चार्जर विधि भी कहते हैं। और इस विधि का उपयोग स्पीकर, टेलीफोन, माइक्रोफोन, ईयरफोन, विद्युत उपयंत्र, मैग्नेटो आदि सभी में किया जाता है दोस्तों। इस विधि का उपयोग सभी चीज़ों में किया जाता है और ये सबसे मोस्ट यूजफुल विधि है जो सबसे ज़्यादा अपन इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। अब अपन बात करें चुम्बक अणुक सिद्धांत की। तो चुम्बक अणुक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? चुम्बक अणुक सिद्धांत की बात कर लेते हैं। चुम्बक अणुक सिद्धांत मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म होती है। चुम्बक अणुक सिद्धांत क्या होता है? चुम्बक अणुक सिद्धांत जो दिया था वेबर ने, जो श्रीमान वेबर वैज्ञानिक था, श्रीमान वेबर वैज्ञानिक ने 1819 में दिया था और उसने बताया था कि यदि चुम्बक को बिखेर दिया जाए, इधर उधर पटक दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं है। उसका जो कुल चुम्बकीय जो बल होता है या कुल चुम्बकत्व होता है वो शून्य होता है। ये 1852 में तो वेबर ने दिया था और 1890 में एविंग वैज्ञानिक था, एविंग ने भी यही सिद्धांत दिया। तो इसलिए इसे अपन चुम्बकीय एविंग या मैक्सवेल थ्योरी भी कहते हैं, वेबर या एविंग अणु थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को वेबर व एविंग थ्योरी भी कहते हैं, एविंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये चुम्बक का अणुक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इन मैग्नेटिज्म क्या होती है कि यदि कोई सॉफ्ट आयरन फीस के टुकड़े हैं, चुम्बक के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इनको बखेर दिया जाए, इनको सिस्टमेटिक नहीं रखा जाए, इनको यादृच्छिक रूप से इधर उधर बखेर दिया जाए तो इनका जो चुम्बकत्व होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि इनका चुम्बकत्व एक दूसरे से नष्ट हो जाता है। इसका चुम्बकत्व एक दूसरे कण से नष्ट हो जाता है। एक दूसरे कण से जब चुम्बक के कणों को इस प्रकार फैला दिया जाए अस्थायी तरीके से या इधर उधर बखेर दिया जाए यादृच्छिक रूप से, तो इनका चुम्बकत्व शून्य हो जाता है, कोई काम का नहीं होता। जब इसी चुम्बकीय कणों को, इन्हीं चुम्बकीय कणों को शक्तिशाली चुम्बक की सहायता से, शक्तिशाली चुम्बक की सहायता से, इन्हीं चुम्बकों को शक्तिशाली चुम्बक की सहायता से एक सिस्टमेटिक जमा दिया जाए, और सिस्टमेटिक दोस्तों जब इसे जमा देते हैं तो सिस्टमेटिक जब इसको जमा दिया जाए
तो इसका चुम्बकत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। चुम्बकत्व क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसे चुम्बकीय अणुक सिद्धांत कहते हैं। चुम्बकीय अणुक सिद्धांत में दोस्तों यही समझाया जाता है कि यदि यथार्थ ढंग से चुम्बक बखेर दिए जाएं चुम्बकीय कण, और जब उनको शक्तिशाली चुम्बक की सहायता से एक सिस्टमेटिक रूप से जमा दिया जाए, एक निश्चित दिशा में जमा दिया जाए, तो यह है एक शक्तिशाली चुम्बक का निर्माण हो जाता है। इनको एक निश्चित दिशा में जमाने से शक्तिशाली चुम्बक बन जाता है। तो इसे चुम्बक का अणुक सिद्धांत कहते हैं। और जब ये इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तो इनका चुम्बकत्व एक दूसरे से नष्ट हो जाता है, चुम्बकत्व जीरो हो जाता है। शक्तिशाली चुम्बक से जब इन्हें निश्चित दिशा में जमा दिया जाता है तो इनका चुम्बकत्व बहुत अधिक हो जाता है। इसे चुम्बक का अणुक सिद्धांत कहते हैं, वेबर-एबिंग थ्योरी कहते हैं, क्योंकि वेबर और एबिंग वैज्ञानिक ने इसको बताया था। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। शेयर व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। कल अपन लेके आएंगे मैग्नेटिक टर्म्स, चुम्बक से जुड़ी कुछ परिभाषाएं हैं, न्यूमेरिकल्स एंड चुम्बक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।